हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे सोशल सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आज का पहला क्वेश्चन है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेस ड्यू टू। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि स्किल के अकॉर्डिंग वर्क ना मिलना, मतलब कि एक मिसमैच हो जाता है कि कोई पर्सन है वो रूरल एरिया में रह रहा है, लेकिन उसके पास स्किल्स है, उसको अच्छी खासी कंप्यूटर की नॉलेज है, पढ़ा लिखा है, लेकिन उसके एरिया में उसके अकॉर्डिंग, उसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग उसको काम नहीं मिल रहा, तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये कब अराइज होता है? ड्यू टू इनएडिक्वेट प्रोडक्टिव कैपेसिटी। नेक्स्ट है, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ कंट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का कैसे पता चलता है? किसी भी कंट्री में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का पता चलता है पर कैपिटा इनकम से। किसी पर्सन की इनकम ज्यादा है तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी उसके अकॉर्डिंग थोड़ा हाई होगा। अगर किसी की पर कैपिटा इनकम कम है तो उसके अकॉर्डिंग ही उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, उसके रहन का स्टाइल होगा। नेक्स्ट, विच प्लान गेव एम्फेसिस ऑन रिमूवल ऑफ पॉवर्टी फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम पॉवर्टी रिमूवल की बात कौन से 5 ईयर प्लान में हुई थी? तो वो हुई थी 5th 5 ईयर प्लान के टाइम पे। 5th 5 ईयर प्लान का जो स्लोगन था वो क्या था? गरीबी हटाओ। नेक्स्ट है, NREGP इज द एब्रिविएशन फॉर्म ऑफ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। बाद में इसका नाम क्या हो गया था? जब ये एक्ट बन गया था तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, जिसको MG नरेगा भी बोला जाता है। नेक्स्ट, व्हेन वाज द जवाहर रोजगार योजना लॉन्च्ड। जवाहर रोजगार योजना कब लॉन्च हुई थी? ये लॉन्च हुई थी 1989 में, 1 अप्रैल को। Next, which is not the objective of public procurement and distribution system followed by Indian government? Public procurement and distribution, इसका काम क्या है? इसका काम है कि हमारे देश में जो गरीब लोग हैं, जो पुअर पीपल है, उनको कम दामों पे फूड ग्रेन्स देना। अब उनके जो जो गरीब लोग हैं हमारे देश के, उनको जो आम दुकानों पे जो राशन मिलता है उससे कम दाम में उनको राशन प्रोवाइड करवाना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था पब्लिक प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। तो इसके अंदर जो फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन का कंट्रोल है वो इसके अंदर नहीं आता। प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, प्राइस स्टेबिलिटी तो मेंटेन करनी है ना कि गरीब लोगों तक कम से कम प्राइस में जो फूड ग्रेन्स है वो प्रोवाइड करवाने। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ बोथ कंज्यूमर्स एंड पुअर फार्मर्स, कंज्यूमर्स और पुअर फार्मर्स दोनों को ध्यान में रखना है। रिड्यूस पर्सनल एंड रीजनल इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें कोई इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, कोई पर्सनल या रीजनल जो भी इनइक्वालिटी है उसको कम करना। Next, a situation where we have people whose level of income is not sufficient to meet the minimum consumption expenditure is considered as absolute poverty. Absolute poverty क्या है? कि किसी पर्सन की इनकम इतनी भी नहीं है कि वो जो बेसिक मिनिमम जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी नहीं हो रही, तो वो क्या होती है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी। मतलब इतनी इनकम उसकी नहीं आ रही जिससे उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। फिर होती है रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब क्या होता है कि जहां पे पर्सन रह रहा है उसका जो स्टैंडर्ड है वो आसपास के लोगों से थोड़ा कम है, आसपास के लोगों के कंपैरेटिवली वो गरीब है, लेकिन उसकी जो बेसिक नीड्स है वो पूरी हो रही है, बट अपने आसपास के लोगों से वो उनके साथ कंपीट नहीं कर पा रहा, उसको बोलते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। अर्बन पॉवर्टी का मतलब क्या होता है कि कोई पर्सन है वो किसी मेगा सिटी में रह रहा है, लेकिन उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वहां के लोगों के साथ मैच नहीं कर रहा, उसको बोलते हैं अर्बन पॉवर्टी। रूरल पॉवर्टी भी सेम है, कोई पर्सन है रूरल एरिया में रह रहा है, लेकिन उसका जो स्टैंडर्ड है वो अपने वहां के जो लोग हैं उनसे थोड़ा लो है, तो उसको बोलते हैं रूरल पॉवर्टी। तो रूरल अर्बन पॉवर्टी ऑलमोस्ट सेम है, इसमें दोनों में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही आता है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर इन इंडिया। एग्रीकल्चर में अनएम्प्लॉयमेंट सीजनल भी होता है, डिस्गाइज्ड भी होता है। सीजनल का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सीजन में काम मिलता है, जैसे सोइंग सीजन है या हार्वेस्टिंग सीजन है, तो उस टाइम पे तो लेबर की डिमांड होती है, भर भर के काम मिलता है लोगों को,
लेकिन एक जैसे ही सोइंग सीजन खत्म होता है या हार्वेस्टिंग सीजन खत्म होता है तो उसके बाद लेबर की डिमांड एकदम से गिर जाती है। तो एग्रीकल्चर में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। डिस्गाइज्ड का मतलब क्या होता है कि जैसे एग्रीकल्चर में एक खेत है, इसको जोतने के लिए 5 बंदों की जरूरत है, लेकिन इसको जोतने के लिए काम कितने बंदे कर रहे हैं, तो 10 बंदे कर रहे हैं। तो जरूरत तो 5 की है, 5 से काम चल रहा है, लेकिन वहां पे काम 10 बंदे कर रहे हैं। तो ये क्या है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जो काम 5 बंदे कर रहे हैं तो उस काम को करने के लिए 10 बंदे हैं, 5 और एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो ये जो 5 एक्स्ट्रा है ये किसमें आएंगे, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में। तो एग्रीकल्चर में सीजनल और डिस्गाइज्ड दोनों ही एम्प्लॉयमेंट होती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉमन इन इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर में देखो, अगर हम बात करें तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है, डिस्गाइज्ड भी होता है, दोनों मैं बता चुकी हूँ। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि कोई पर्सन है, वो एक जॉब कर रहा है, अब इस जॉब से वो सेटिस्फाइड नहीं है, उसने इस जॉब को छोड़ दिया, अब वो दूसरी जॉब ढूंढने में बिजी है। तो एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब के बीच का जो गैप होता है इसको बोलते हैं, इस गैप का जो टाइम पीरियड है इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी पहले मैं आपको बता चुकी हूँ। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि स्किल्स में जो मिसमैच होता है, कि पर्सन के पास जो स्किल्स है उसके अकॉर्डिंग उसको काम नहीं मिल रहा। तो इंडियन एग्रीकल्चर में जो मोस्ट कॉमन अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप है वो है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि सोइंग और हार्वेस्टिंग सीजन के बाद जो है एकदम से जो लोग होते हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, डिमांड जो लेबर की है वो कम हो जाती है, लेकिन एक पर्टिकुलर सीजन में उनको काम मिलता है, उस टाइम पे एम्प्लॉयमेंट मिलता है, लेकिन सीजन खत्म होने के बाद ही वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। नेक्स्ट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ जवाहर रोजगार योजना रेस्ट विद। जवाहर रोजगार योजना को इंप्लीमेंट कौन करता है, तो इसको इंप्लीमेंट करने की जो पावर होती है ग्राम पंचायत के पास होती है। नेक्स्ट द गवर्नमेंट हैज रीनेम्ड नरेगा स्कीम एंड द नेम एसोसिएटेड विद द स्कीम इज दैट ऑफ। नरेगा स्कीम का नाम बदल के क्या रखा गया है, एमजी नरेगा स्कीम, इसके आगे एमजी लगा दिया गया है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इन इंडिया कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन। इंडिया में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था, 2 अक्टूबर 1952 को। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू क्यों किया गया था, विलेजेस को डेवलप करने के लिए, बेसिकली विलेजेस के लिए प्रोग्राम शुरू किया गया था। Next, consider the following indicators. Which of these are taken into account while preparing the Human Development Index? HDI जो बनाया जाता है वो कौन से पैरामीटर के बेसिस पे बनाया जाता है, उसमें 3 पैरामीटर्स आते हैं। एक तो आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, यहाँ पे लिखा ही हुआ है। सेकेंड आ जाता है एजुकेशन अडल्ट लिटरेसी रेट, इसमें आ गया एजुकेशन में। थर्ड आता है पर कैपिटा इनकम, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इसमें नहीं आता। तो थर्ड पैरामीटर क्या आता है, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 एंड 2, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड प्राइमरीली टू। सीडीपी जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये क्यों शुरू किया गया था, टू ब्रिंग अबाउट ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द विलेज थ्रू सेल्फ हेल्प। विलेजेस की डेवलपमेंट के लिए ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज टू प्रोवाइड। सर्व शिक्षा अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो 6 से 14 ईयर्स के बीच के बच्चे हैं उनको फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन दी जाएगी, राइट। तो आंसर क्या आ जाएगा, एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मिड डे मील इज अ स्कीम टू प्रोवाइड न्यूट्रिशियस फूड टू। मिड डे मील किस लिए होती है, मिड डे मील प्रोवाइड करी जाती है बच्चों को जो खाना दिया जाता है, तो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस के लिए है ये मिड डे मील स्कीम। नेक्स्ट है, सर्व शिक्षा अभियान इज एम्ड एट द एजुकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सर्व शिक्षा अभियान में 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नरेगा जो एक्ट है
इसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट इन तीनों में से ट्रू है? इट इज एप्लीकेबल इन 100 रूरल डिस्ट्रिक्ट। ये 100 रूरल डिस्ट्रिक्ट के नहीं है, ये सारे रूरल एरियाज पे ही एप्लीकेबल है। इंडिया में जितना भी रूरल एरियाज है वहां पे ये एप्लीकेबल है नरेगा स्कीम। नेक्स्ट है, इट गिव्स अ ग्रांटी एम्प्लॉयमेंट ऑफ 100 days एट ऑल दोज हु आर एलिजिबल फॉर द सेम एंड आर आल्सो विलिंग टू टेक इट। अब इसमें क्या है, इसमें 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, चाहे वो मेल है या फीमेल है, उनको साल में 100 दिन का काम दिया ही जाएगा। राइट, तो सेकंड वाली स्टेटमेंट इसमें राइट है। दिस एक्ट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर मेन बिटवीन 21 to 65, वुमेन डू नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ द सेम। ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है, मेल हो या फीमेल हो, हर किसी को 100 डेज का जो काम है वो दिया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट जो है वो दिया जाएगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, 2 ओनली। Next step, which of the following schemes was launched to promote basic education in India and attract children in school going age to attend the class? कौन सी स्कीम है जिसमें बेसिक एजुकेशन को प्रमोट करने की बात करी गई है? तो वो है मिड डे मील स्कीम। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल डेवलपमेंट स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? इंदिरा आवास योजना ये सोशल डेवलपमेंट स्कीम है, कुटीर योजना, मिड डे मील स्कीम ये सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, लेकिन जो लुक ईस्ट पॉलिसी है ये क्या है? ये तो इंटरनेशनल रिलेशंस की बात हो जाती है। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।